16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 में अमेरिका में न्यू मैक्सिको स्टेट की जोर्नाडा डेल म्यूरोटो रेगिस्तान में दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट किया जाता है। इस न्यूक्लियर टेस्ट की कोड नेम था ट्रिनिटी और इस पूरी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बॉम्ब डिटोनेशन को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इससे निकली मशरूम क्लाउड लगभग 11 किलोमीटर ऊपर तक आसमान में गई। इसकी शॉकिंग वेव लगभग 160 किलोमीटर दूर तक फील किया गया और इसमें से 21 TNT जितना एनर्जी रिलीज हुआ। इस पूरी दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, दिवी सूर्यो सहस्रो भवेदु पदुस्थित ज्योतिभा स्वदिशि सा सद्भा सत्य महत्तम। इसका मतलब आसमान में हजारों सूरज एक साथ उदय होने से जितनी रोशनी दिखाई देगी, बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल यही आता है कि ओपेनहाइमर को भगवत गीता के बारे में कैसे पता? ओपेनहाइमर कौन है और इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म हुआ था साल 1904 में न्यूयॉर्क सिटी का एक ज्यूइश परिवार में। बचपन से ही ओपेनहाइमर काफी जीनियस और काफी क्यूरियस थे। इस हद तक नॉलेजेबल थे कि इन्होंने अपने 3rd और 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई सिर्फ एक ही साल में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि 8th स्टैंडर्ड भी इन्होंने सिर्फ आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इन्हें मिनरोलॉजी का काफी जानकारी था, जिसके चलते सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्हें न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में एज ए लेक्चरर चुना गया था। लेक्चरर बनने के बाद मानो किताब ही इनकी पूरी दुनिया बन गया था। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ही इन्होंने PhD कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस हद तक पढ़ाई में डूबे रहते थे कि एक टाइम पर इन्होंने अपने भाई को कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन था, क्योंकि बचपन से ही इनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। आगे जाकर साल 1922 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी और सिर्फ 3 साल के अंदर ही इन्होंने फिलोसफी, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म भी कर ली। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि इनकी असली पैशन फिजिक्स था और इसीलिए आगे जाकर साल 1925 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। एडमिशन लेते ही वो अपने रिसर्च पेपर के साथ सीधा जाकर पहुंचे द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। लेकिन फिजिक्स में ओपेनहाइमर की इन कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने ओपेनहाइमर को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद मन न होते हुए भी ओपेनहाइमर को जे थॉमसन के साथ काम करना पड़ा। लेकिन लेबोरेटरी में जे थॉमसन के साथ काम करते वक्त ओपेनहाइमर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि लेबोरेटरी में जे थॉमसन का काम था इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए बेरिलियम की थिन फिल्म को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना। लेकिन ओपेनहाइमर का मेन इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को स्टडी करना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहा और फिर इलेक्ट्रॉन्स वेव को समझते समझते उनका क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा और इसी वजह से ही उन्होंने आगे जाकर ब्लैक होल पर भी रिसर्च करना शुरू किया। और इसी समय आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को यूज करके इन्होंने ये साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इतने सारे सक्सेस के बाद भी ओपेनहाइमर धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होने लगे। सबसे बड़ा फिजिशियन से मिला रिजेक्शन और खुद की पसंदीदा काम ना कर पाने की वजह से। लेकिन ये सब के बावजूद भी उन्होंने अपने काम पर इस चीज का कोई भी असर नहीं होने दिया और धीरे धीरे उनका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ता गया कि उन्होंने अपने करीबी दोस्त को मारने का कोशिश भी किया। और इसी समय पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी हासिल किया था, जो कि था उनका ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। तो बेसिकली इस प्रोसेस में ड्यूट्रॉन्स को टारगेटेड एटम्स की न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड किया जाता है और जैसे ही ड्यूट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस में प्रवेश करते हैं, वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन को बाहर इजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद टारगेट न्यूक्लियस एक हेवी आइसोटोप में बदल जाते हैं। ओपेनहाइमर के इस आविष्कार ने न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया था। लेकिन ओपेनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा हिंदू मैथोलॉजी से भी काफी इंस्पायर था और इसलिए हिंदू टेक्स्ट को समझने के लिए उन्होंने साल 1933 में बार्कली में संस्कृत सीखना तक शुरू किया। उस समय उनके संस्कृत प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर ने उन्हें भगवत गीता पढ़ने की सलाह दिया और उनकी इसी सलाह ने आने वाला टाइम में ओपेनहाइमर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया। ये समय था साल 1933 का, जब जर्मनी में हिटलर का तानाशाही बढ़ने लगा था, जिसके चलते बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इनमें से एक था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आगे चलकर 3 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड देश को इन्वेड करता है, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। लेकिन अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस वॉर में इन्वॉल्व होने में। लेकिन 7 दिसंबर 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान यूनाइटेड स्टेट का पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक कर देती है, जिसके चलते अमेरिका की ऑफिशियली एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। इस दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को खबर मिलती है कि हिटलर न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं।
ये खबर मिलते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बिठाया जाता है साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा, जिसका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना और कैसे यूरेनियम को यूज करके न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सके इस पर स्टडी करना। अमेरिका $2 बिलियन खर्च करती है इस एटॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो कि आज के टाइम में $24 बिलियन की बराबर है, यानी ऑलमोस्ट 2,01,000 करोड़ रुपीस के आसपास। अमेरिकन मिलिट्री का क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स डिपार्टमेंट को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा, जिसका हेड ऑफिस मैनहट्टन में था, न्यूयॉर्क सिटी में, जिसका नाम दिया गया था मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट, और इसी समय से ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ऑफिशियली शुरुआत होती है। इसके बाद 17 सितंबर 1942 को मेजर जनरल लेस्ली ग्रोव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद उन्होंने ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लिए एज ए लीडर अपॉइंट करते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन सिलेक्ट किया जाता है ओकरेज टेनेसी स्टेट में, और यहाँ पर एक शहर बसाया जाता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। लगभग 1,30,000 लोगों को मूव किया जाता है इस शहर में, जिनमें से हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर और वर्कर भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट में 90% पैसा खर्च किया जाता है इस शहर को बसाने में, फैक्ट्रीज बनाने में और इस प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि बेसिकली जो यूरेनियम धरती में पाए जाते हैं वो यूरेनियम 238 आइसोटोप होते हैं। इसमें से 1% से भी कम यूरेनियम 235 आइसोटोप होते हैं, और यही यूरेनियम 235 आइसोटोप ही एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 आइसोटोप को सीक्रेटली बनाने के लिए ही इस शहर को बसाया गया था, और इसलिए इस शहर को द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा वाशिंगटन में प्लूटोनियम का प्रोडक्शन में भी काम चल रहा था, क्योंकि प्लूटोनियम और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव और फ्यूजनेबल होता है यूरेनियम 235 की कंपैरिजन में। और इसके बाद एक तीसरा लोकेशन सेट किया जाता है इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए, जिस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट वाई। यहाँ पर 2 एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप किया जा रहा था। पहला एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया गया था यूरेनियम 235 को यूज करके, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब को बनाया गया था प्लूटोनियम 239 को यूज करके, जिसका नाम था फैटमैन। ओपेनहाइमर की इस सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इनका नाम दे दिया गया द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अब बॉम्ब तो रेडी हो गया, लेकिन अब इंतजार था इसे टेस्ट करने का। 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 में अमेरिका में न्यू मैक्सिको स्टेट की रेगिस्तान में दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट किया जाता है। इस बॉम्ब डिटोनेशन को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इससे निकली मशरूम क्लाउड लगभग 11 किलोमीटर ऊपर आसमान में गई। इसकी शॉकिंग वेव लगभग 160 किलोमीटर दूर तक फील किया गया। ओपेनहाइमर ने जितना एक्सपेक्ट किया था, ये बॉम्ब उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल निकली। इस टेस्ट के सिर्फ कुछ दिन बाद ही 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। इसके सिर्फ 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में प्लूटोनियम 239 से बनाया गया एक और एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन को नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। इस हमले ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, और इससे हुई तबाही वर्ल्ड वॉर 2 की अंत ला दी। इस तबाही का नजारा को देखते हुए ओपेनहाइमर को भगवत गीता का एक और श्लोक याद आता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. इसके बाद इन्होंने खुद वाशिंगटन में गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, क्योंकि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें काफी रिग्रेट फील हुआ कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इन्हें अब डर लगने लगा कि आने वाला टाइम में इंसानों का क्या होगा, आने वाला टाइम में अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे जाकर साल 1949 में अमेरिकन गवर्नमेंट एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात भी कही थी ओपेनहाइमर को, लेकिन ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब से होने वाला नुकसान को मद्देनजर रखते हुए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी अमेरिका आगे चलकर एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करती है साल 1952 में अमेरिकन फिजिसिस्ट एडवर्ड टेलर की मदद से, और इसलिए इन्हें द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ओपेनहाइमर कोई विलेन था या हीरो, आप लोगों का ओपिनियन क्या है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।